हेलो डॉक्टर्स। तो आज के हमारे टॉपिक है एम्बुलस एंड एम्बोलिज्म, सिस्टमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। हम ये तीनों टॉपिक्स बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी ज्यादा से ज्यादा डाउट सॉल्व कर सकें। तो हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज एम्बुलस एंड एम्बोलिज्म। तो जानते हैं कि एम्बुलस क्या होता है और एम्बोलिज्म से हम क्या समझते हैं। तो उसके लिए आप ये समझिए कि ये मान लीजिए आपकी कोई ब्लड वेसल है। क्या है? कोई ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल के अंदर मान लीजिए ये कोई मास प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कोई मास प्रेजेंट है। क्योंकि ये ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट है इसलिए हम इसको बोलते हैं इंट्रावस्कुलर मास। क्या बोलते हैं? इंट्रावस्कुलर मास। तो कोई इंट्रावस्कुलर मास है जो इस ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट है और ये इस ब्लड के थ्रू क्या कर रहा है? इस ब्लड वेसल के अंदर फ्लो कर रहा है। तो इस ब्लड वेसल के अंदर क्या फ्लो कर रहा होगा? ब्लड फ्लो कर रहा होगा। तो इस ब्लड के थ्रू ये जो मास है ये इस ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा है और जब ये फ्लो करता है तो ये फ्लो होके कहां जाता है? जो ये ब्लड वेसल आके जाके जो सब ब्रांचेस में टूटती है तो जो स्मॉल सब ब्रांचेस हैं वहां जाके ये क्या करता है? उन सब ब्रांचेस को क्या कर देता है? ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। क्या कर देता है? ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। ठीक है। तो बेसिकली एम्बुलस क्या है? एम्बुलस वो इंट्रावस्कुलर मास है जो ब्लड वेजल्स में ब्लड की हेल्प से मूव करता है अपनी ओरिजिन से डिस्टेंस साइड की तरफ, यानी जहां वो ओरिजिनेट हुआ है, जहां ये मास ओरिजिनेट हुआ है वहां से डिस्टेंट साइड पे जाता है ब्लड के थ्रू ब्लड वेजल्स के अंदर। ठीक है। और वहां जाके क्या करता है? जो स्मॉल ब्लड वेजल्स हैं, जो स्मॉल ब्लड वेजल्स हैं जो किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उन ब्लड वेजल्स को क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। अब जब ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा? ये जो ऑर्गन है यहां पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी और ब्लड सप्लाई ना पहुंच पाने यानी कि इस जगह पे क्या होगा? इस्केमिया होगा। क्या होगा? इस्केमिया होगा। अब क्योंकि यहां पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है तो इसका मतलब फूड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से इस टिश्यू में डैमेज देखने को मिलेगा, यानी इस टिश्यूज में आपको इंफेक्शन देखने को मिलेगा। बात समझ में आई आपको इतना? एम्बुलस क्या है? एम्बुलस ये मास है। बेसिकली ये मास जो इस ब्लड वेजल्स के अंदर प्रेजेंट है और जो ब्लड के साथ इस ब्लड वेजल के अंदर मूव कर रहा है और मूव करके कहां जा रहा है? एडजेसेंट जो स्मॉल ब्लड वेजल्स हैं उनके अंदर जा रहा है और उनके अंदर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। इसके ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करने की वजह से टिश्यू के अंदर डिसफंक्शन हो रहा है या फिर इंफेक्शन जनरेट हो रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो जो ये मास है, जो ये बेसिकली मास है, ये है एम्बुलस। क्या है? एम्बुलस। और इस मास का मूव करना, ब्लड के अंदर मूव करना, ये प्रोसेस कहलाता है एम्बोलिज्म। क्या आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर है? वो मास जो ब्लड वेसल के अंदर है, जो मूव कर रहा है, वो है एम्बुलस। और उसका मूव करना ब्लड के अंदर, उसके मूव करने के प्रोसेस को, एक जगह से दूसरी जगह जाने को प्रोसेस को बोलते हैं एम्बोलिज्म। तो जो मास है वो एम्बुलस है और उस मास के एक जगह से दूसरी जगह जाने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? एम्बोलिज्म। होपफुली आपको क्लियर होगा कि एम्बुलस क्या होता है और एम्बोलिज्म क्या होता है। ठीक है। अब हम क्लासिफाई करेंगे कि ये बेसिकली एम्बुलस है, ये कितने तरह का होता है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो जिस एम्बुलस के बारे में बात कर रहे हैं या बेसिकली जिस मास के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो मास है सबसे पहले हम इसको इसके फिजिकल नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो बेसिकली क्या है? ये कोई ब्लड वेजल है और इस ब्लड वेजल के अंदर ये क्या है? ये कोई मास है। ठीक है, जो मूव कर रहा है ब्लड के साथ साथ। अब इसको हम इसके सबसे पहले फिजिकल नेचर के बेसिस पे क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये जो मास है ये कोई सॉलिड हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है या गैस नेचर का हो सकता है। अगर ये सॉलिड है तो ये कोई ट्यूमर हो सकता है या कोई टिश्यू हो सकता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये जो ब्लड वेजल्स है, इसकी जो ये सेल्स हैं, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स होती है ना, ये सेल्स ने ग्रो करके यहाँ पे क्या बना दिया हो? एक ट्यूमर बना दिया हो और फिर एक ट्यूमर यहाँ से डिटैच होके इस ब्लड वेजल में आ गया हो। बात समझ में आ रही है ना आपके? कि जो ये ब्लड वेजल की वॉल है, ब्लड वेजल की वॉल है, यहाँ की जो सेल्स थी उन्होंने क्या किया? एक्सेसिव रिप्रोडक्शन किया और क्या बना लिया? एक ट्यूमर बना लिया और फिर ये ट्यूमर यहाँ से डिटैच हो गया। तो ये डिटैच जो ट्यूमर हुआ है ये अब किसकी तरह काम करेगा? एम्बुलस की तरह काम करेगा। या फिर मान लीजिए कि इस ब्लड वेजल का कोई पार्ट किसी भी इंजरी या किसी इंफेक्शन की वजह से टूट के कहां आ गया? इस ब्लड वेजल के अंदर आ गया और फ्रीली मूव करने वाली कंडीशन में आ गया। तो ये सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है, यानी एम्बुलस कोई फिजिकली सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, टिश्यू हो सकता है या फिर कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है। आपको पता है हम जो खाते हैं वो एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होके कहां चला जाता है? इंटेस्टाइन के थ्रू कहां चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। किसके थ्रू? इंटेस्टाइन के थ्रू। तो मान लीजिए हमारे इंटेस्टाइन में कोई चीज ऐसी एब्जॉर्ब कर ली हो, हमारी इंटेस्टाइन ने कोई फॉरेन बॉडी एब्जॉर्ब कर ली हो और वो ब्लड में मूव कर रही है, वो भी क्या है? एक एम्बुलस है। या फिर कोई थ्रोम्बस हो सकता है, यानी कि थ्रोम्बस हो सकता है। अब थ्रोम्बस आप जानते हैं क्या होता है? कि ये मान लीजिए आपकी ब्लड वेजल्स हैं। अब ब्लड वेजल्स हैं तो इसमें क्या होगा? ब्लड होगा और ब्लड होगा तो इसमें क्या होंगी? प्लेटलेट्स होंगी। प्लेटलेट्स होंगी। अब ये प्लेटलेट्स कभी कभी क्या करती हैं? एग्रीगेट करना स्टार्ट कर देती हैं, इकट्ठा होना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। अब ये प्राइमरी प्लेटलेट प्लग पे क्या आता है? मान लो जो फाइब्रिन के फाइब्रिन आ जाते हैं, क्या आ जाती है? फाइब्रिन प्रोटीन आ जाती है। तो हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बस। तो पहले जब सिर्फ प्लेटलेट्स थी तो हम इसको बोल रहे थे प्राइमरी प्लेटलेट प्लग, लेकिन जब इसके ऊपर फाइब्रिन आ गया, फाइब्रिन का ही मेसवर्क आ गया, तब हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग। और जब ये सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग, क्योंकि ये ब्लड वेजल के अंदर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस। लेकिन थ्रोम्बस तब तक बोल रहे हैं जब तक ये इस ब्लड वेजल की वॉल से अटैच है।
जैसे ही ये ब्लड वेसल की वॉल से डिटैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। जब तक अटैच है तब तक तो थ्रोम्बस है, लेकिन जैसे ये डिटैच हुआ, यहां से कैसा हुआ, डिटैच हुआ, तो हम इसको अब क्या बोलेंगे, एम्बुलस बोलेंगे। तो थ्रोम्बस तब तक थ्रोम्बस है जब तक वो वेसल की वॉल से अटैच है। जैसे ही जब वो डिटैच हो जाता है वहां से, फिर हम इसको बोलते हैं एम्बुलस, ठीक है, या पूरा बोलते हैं हम थ्रोम्बो एम्बुलस, या फिर ऐसा एम्बुलस जो किससे मिलकर बना है, थ्रोम्बस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एम्बुलस है, जो इंट्रावस्कुलर मास है, ये बेसिकली सॉलिड नेचर का हो सकता है, लिक्विड नेचर का हो सकता है, गैस नेचर का हो सकता है। सॉलिड नेचर का हो सकता है तो ट्यूमर हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है जो हमने इंटेस्टाइन के थ्रू हमने एब्जॉर्ब करी हो, या कोई थ्रोम्बस हो सकता है, और मेनली 90% केसेस में थ्रोम्बस ही होता है जो डिटैच हो जाता है, और फिर हम उसको क्या बोलते हैं, एम्बुलस बोलते हैं। या फिर कोई एथरोमा हो सकता है, एथरोमा मतलब डिपोजिशन ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम। तो यहां ऐसा हो सकता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स में कोई फैट का डिपोजिशन हो, कोई कैल्शियम का डिपोजिशन हो, जो इस तरीके से क्या कर रहा हो, ब्लड के साथ मूव कर रहा हो। तो ये तो हमने बात की कि सॉलिड के बारे में। अब जो ये आपका जो आपका एम्बुलस है, ये लिक्विड भी हो सकता है, यानी फैट हो सकता है कोई, या बोन मैरो से आया हुआ फैट या लिपिड हो सकता है, या फिर एम्नियोटिक फ्लूइड हो सकता है जो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो कर रहा हो, या फिर ये गैस हो सकती है, यानी कि कोई एयर बबल है जो आपकी ब्लड वेसल के अंदर मूव कर रहा है। ये आपकी ब्लड वेसल है, इसमें मान लीजिए कोई एयर बबल बन गया। तो बात समझ में आ गई। एम्बुलस किसी भी नेचर का हो सकता है, मैंने ऊपर बताया था कि एम्बुलस क्या है, इंट्रावस्कुलर मास है जो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है, यानी कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस ऐसा मास जो इस ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल के साथ क्या करता है, फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है और जाके ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, ठीक है। तो ये तो हमने बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बुलस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि ये जो एम्बुलस जनरेट हुआ है, ये जो मास जनरेट हुआ है इस ब्लड वेसल के अंदर, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है, ये जो मास जनरेट हुआ है इस ब्लड वेसल के अंदर, ये कहां से आया है। तो अगर ये मान लीजिए हार्ट से आया है, मान लीजिए हार्ट में, ये मान लीजिए आपका हार्ट था, ठीक है, अब मान लीजिए हार्ट की ये वॉल थी, यहां से कोई मास टूट के ब्लड में आ गया, तो ये हार्ट से आ सकता है, या फिर वस्कुलर हो सकता है, यानी आर्टरी से आया हो, ये जो मास है ये आर्टरी से आया हो, या वेन से आया हो, या लिम्फेटिक से आया हो। आपको पता है कि जो लिम्फ होती हैं वो अपना कंटेंट अल्टीमेटली किस में डाल देती हैं, वेन्स में डाल देती हैं। तो जो ये थ्रोम्बस है, ये जो मास है, ये ऐसा हो सकता है कि हार्ट से आया हो। आपको पता है कि ये हमारा जो हार्ट होता है ये 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है, ये होती है राइट ऑरिकल, ये होती है राइट वेंट्रिकल, ये होती है लेफ्ट ऑरिकल, और ये होती है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड आपका यहां से क्या रिलीज होती है, यहां से सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, ऑर्टा निकलता है, यानी आर्टरीज निकलती है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी टुकड़ा यहां से ब्रेक डाउन हुआ हो हार्ट का, कोई भी मास, कोई भी टिश्यू डिटैच हुआ हो हार्ट की वॉल से, और यहां इसमें आ गया हो हार्ट के अंदर, तो ये भी क्या होगा, एक तरह का एम्बुलस होगा। तो ऑरिजिन कहां से हो सकती है, हार्ट से हो सकती है, या फिर वस्कुलर ब्लड वेसल के अंदर डेवलप कर रहा हो, या ब्लड वेसल में कहीं से एब्जॉर्ब हुआ हो, आर्टरी में कहीं से एब्जॉर्ब हुआ हो, या वेन में कहीं से एब्जॉर्ब हुआ हो। बात समझ में आ रही है। तो ये सोर्स के बेसिस पर हमने डिवाइड कर दिया कि कार्डिक थ्रोम्बस हो सकता है या फिर वस्कुलर थ्रोम्बस हो सकता है। वस्कुलर में भी या तो आर्टेरियल थ्रोम्बस होगा, या फिर वीनस थ्रोम्बस होगा, या फिर लिम्फेटिक थ्रोम्बस होगा। अब हम बात करते हैं इन्फेक्टिविटी के बेसिस पे। तो इन्फेक्टिविटी के बेसिस पे एम्बुलस जो होता है वो 2 तरीके का हो सकता है, नॉन इन्फेक्टेड और इन्फेक्टेड, यानी ऐसा एम्बुलस जो इन्फेक्शन फैला रहा हो, और ऐसा एम्बुलस जो इन्फेक्शन नहीं फैलाता हो। तो ऐसा एम्बुलस जो इन्फेक्शन फैलाता है उसको हम बोलते हैं सेप्टिक एम्बुलस। क्या बोलते हैं, सेप्टिक एम्बुलस। और ऐसा एम्बुलस जो इन्फेक्शन नहीं फैलाता है उसको हम बोलते हैं ब्लैंड एम्बुलस, ठीक है। तो ये हमने इन्फेक्टिविटी के बेसिस पे डिसाइड कर लिया। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे फ्लो ऑफ एम्बुलस के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर एम्बुलस का फ्लो ब्लड के फ्लो के साथ है तो ऐसे एम्बुलस को हम बोलेंगे एंटीग्रेड एम्बुलस। क्या बोलेंगे, एंटीग्रेड एम्बुलस। यानी कि ये है कोई भी मास ब्लड वेसल के अंदर, ये कोई मास है जिसको हम बोल रहे हैं एम्बुलस, ये कोई इंट्रावस्कुलर मास है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्बुलस बोल रहे हैं। अगर ये एम्बुलस ब्लड फ्लो की डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे ये एंटीग्रेड टाइप का एम्बुलस है, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो ये मूव कर रहा है। लेकिन अगर ये इस ब्लड फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो हम इसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड एम्बुलस। क्या बोलेंगे, रिट्रोग्रेड एम्बुलस। एक और तरह का एम्बुलस जो हमें डिस्कस करना है वो है पैराडॉक्सिकल एम्बुलस। अभी पैराडॉक्सिकल एम्बुलस क्या होता है ये समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एम्बुलस आर्टेरियल सर्कुलेशन में बना है, कहां बना है, आर्टेरियल सर्कुलेशन में। अगर ये आर्टेरियल सर्कुलेशन से कहां चला जाए, वीनस सर्कुलेशन में चला जाए, यानी कोई एम्बुलस जो आर्टेरियल सर्कुलेशन में बना था वो वहां से वीनस सर्कुलेशन में चला जाए, या फिर अगर कोई एम्बुलस वीनस सर्कुलेशन में बना हो और वहां से कहां चला जाए, आर्टेरियल सर्कुलेशन में चला जाए, तो ऐसे एम्बुलस को तो हम बोलेंगे पैराडॉक्सिकल एम्बुलस, और इस फिनोमिना को बोलेंगे पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। अब ये कैसे होता है, तो आप जानते हैं जैसे ये आपका हार्ट है और हार्ट से कुछ पाइप निकलते हैं जो बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, जिनको हम बोलते हैं आर्टरी, और इस सर्कुलेशन को हम बोल रहे हैं आर्टेरियल सर्कुलेशन। अब इस बॉडी ऑर्गन से इस ब्लड को वापस लेके हार्ट तक जाना है, उसका काम कौन करेगा, वेन्स। इस सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे, वीनस सर्कुलेशन।
अब मैंने क्या बताया कि कोई एम्बुलस था जो कहां बना था, आर्टेरियल सर्कुलेशन में, ये यहां से कहां जा रहा है, इस वीनस सर्कुलेशन में जा रहा है। या कोई थ्रोम्बस था जो कहां बना था, वीनस सर्कुलेशन में, इस वीनस सर्कुलेशन से कहां जा रहा है, आर्टेरियल सर्कुलेशन में। अब ऐसा कैसे होता है, तो ऐसा होता है फोरामिन ओवल के थ्रू। आपको पता है कि आपका हार्ट है, इसके 4 चैम्बर होते हैं, ये होता है राइट ऑरिकल, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट ऑरिकल और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको पता है कि राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक फोरामिन होता है जिसको बोलते हैं फोरामिन ओवल। क्या बोलते हैं, फोरामिन ओवल। जब बच्चा मदर के यूट्रस में होता है, जब उसका डेवलपमेंट होता है, तब उस टाइम पे ये जो होता है फोरामिन ओवल, ये ओपन रहता है, लेकिन बर्थ के टाइम पे क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर बर्थ के टाइम पे कुछ लोगों में क्लोज ना हो, तो उस केस में जो एम्बुलस होते हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं। तो इसकी वजह से आर्टेरियल सर्कुलेशन वाला जो एम्बुलस है वो वीनस सर्कुलेशन में जा सकता है, और वीनस सर्कुलेशन वाला जो एम्बुलस है वो आर्टेरियल सर्कुलेशन में जा सकता है। ऐसे थ्रोम्बस, ऐसे एम्बुलस को हम बोलेंगे पैराडॉक्सिकल एम्बुलस, और इस फिनोमेना को बोलेंगे पैराडॉक्सिकल एम्बुलिज्म। अब हम देखते हैं कुछ एम्बुलस को, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। तो मान लीजिए सबसे पहले हम ये देख रहे हैं थ्रोम्बो एम्बुलस। थ्रोम्बो एम्बुलस यानी ऐसा एम्बुलस जो किससे बना है, थ्रोम्बस से बना है, ठीक है। और 90% केसेस में हमें यही देखने को मिलता है। थ्रोम्बस क्या होता था, आपको पता था, ये कोई ब्लड वेजल होती थी, है ना, इसकी वॉल्स पे क्या होता था, प्लेटलेट्स आके एग्रीगेट कर जाती थी, फिर इन प्लेटलेट्स के ऊपर क्या होता था, फाइब्रिन का मैश आ जाता था। तो अब इसको हम बोलते थे क्या, थ्रोम्बस। क्या बोलते थे, थ्रोम्बस। और जब ये थ्रोम्बस यहां से डिटैच हो जाएगा, इस वॉल से डिटैच हो जाएगा, यहां आ जाएगा डिटैच होके, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बो एम्बुलस। और ये मोस्ट कॉमन एम्बुलस है। क्या है, मोस्ट कॉमन एम्बुलस है। 90% जो एम्बुलस होते हैं वो इसी नेचर के होते हैं। एक हमने डिस्कस किया था एयर एम्बुलस। अगर ये कोई ब्लड वेजल है और इस ब्लड वेजल के अंदर क्या आ रहा है, कोई एयर बबल आ रहा है, तो ये एयर एम्बुलस है। एम्बुलस मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी इंट्रावेस्कुलर मास, ब्लड वेजल के अंदर कोई भी मास, वो क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, या कोई फैट हो सकता है। देखो, लिक्विड हो सकता है, फैट हो सकता है। फैट है यहाँ ब्लड वेजल के अंदर, तो ये फैट एम्बुलस। या कोई लिक्विड हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है ब्लड वेजल के अंदर, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बुलस हो गया। ठीक है, तो आपको एम्बुलस समझ में आ गया, एम्बुलिज्म समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे थे थ्रोम्बो एम्बुलिज्म के बारे में। मैंने आपको बताया था कि 90% केसेस में जो एम्बुलस होता है, यानी जो इंट्रावेस्कुलर मास होता है, इन 90% केसेस में क्या होता है, थ्रोम्बस डिराइव्ड होता है। यानी जो थ्रोम्बस बनता है पहले, और वो थ्रोम्बस क्या होता है, डिटैच हो जाता है वॉल से, और वो क्या करता है, ब्लड के साथ फ्लो करने लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बो एम्बुलस बोलते हैं। और इसके फ्लो करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बो एम्बुलिज्म। और 90% केस में हमको ये देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द थ्रोम्बो एम्बुलिज्म, जो कि 90% केस ऑफ एम्बुलिज्म में देखने को मिलता है। तो अगर मान लीजिए ये कोई आर्टरी थी, ठीक है, और इस आर्टरी में ये थ्रोम्बस बना था, आर्टरी में ये थ्रोम्बस बना था, और फिर ये थ्रोम्बस क्या हो गया, डिटैच हो गया। तो ये कहां बना था, आर्टरी में। तो अब ये एम्बुलस कहां क्रिएट हो रहा है, आर्टरी में। तो अगर एम्बुलस कहां क्रिएट हो रहा है, आर्टेरियल सर्कुलेशन में, तो हम इसको बोलेंगे आर्टेरियल थ्रोम्बो एम्बुलिज्म या फिर सिस्टमिक थ्रोम्बो एम्बुलिज्म। इसको सिस्टमिक थ्रोम्बो एम्बुलिज्म क्यों बोल रहे हैं, आपको पता है सिस्टमा मींस होता है बॉडी, और आपको पता है कि जो आर्टरी होती है वो सारी बॉडी ऑर्गन्स के पास क्या लेके जाती हैं, ब्लड लेके जाती हैं। तो इसलिए जो एम्बुलस आर्टेरियल सर्कुलेशन में बन रहा है उसको हम बोलते हैं आर्टेरियल थ्रोम्बो एम्बुलिज्म या फिर सिस्टमैटिक थ्रोम्बो एम्बुलिज्म। लेकिन अगर एम्बुलस वीनस सर्कुलेशन में बनी, यानी वेन्स के अंदर बनी, तो हम इसको बोलेंगे वीनस थ्रोम्बो एम्बुलस। और बनने के प्रोसेस को या इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वीनस थ्रोम्बो एम्बुलिज्म। ठीक है, जो मास है उसको तो बोलेंगे वीनस थ्रोम्बो एम्बुलस, और इसके फ्लो करने के, मूव करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वीनस थ्रोम्बो एम्बुलिज्म। वैसे ही यहां पे जो मास बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आर्टेरियल थ्रोम्बो एम्बुलस, और इस मास के यहां मूव करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आर्टेरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ठीक है, दोनों के रिजल्ट देखने के हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर कहीं आर्टेरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म देखने को मिल रहा है तो उसके क्या रिजल्ट होंगे, आपको पता है आर्टरी है, आर्टरी होगी तो क्या कर रही होगी, किसी बॉडी ऑर्गन को ब्लड ले जा रही होगी। और यहां मान लीजिए कोई एम्बुलस आ गया, एम्बुलस आके जमा हो गया, तो वो एम्बुलस क्या करेगा, इस बॉडी ऑर्गन पे की जो ब्लड सप्लाई होगी उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, यानी क्या कर देगा, इस्केमिया कॉज कर देगा। यानी यहाँ पे फूड और ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। इन्फेक्शन मतलब टिश्यू में डैमेज देखने को मिलेगा। तो इन्फेक्शन ऑफ ऑर्गन्स देखने को मिलता है किसकी वजह से, आर्टेरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से। साथ ही साथ अगर ये ऑक्लूजन, ऑब्स्ट्रक्शन, जो ये ऑब्स्ट्रक्शन यहां इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन कहां हो, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में हो, तो पर्सन की सडन डेथ भी हो सकती है। और यही ऑक्लूजन अगर कोरोनरी आर्टरी में हो रहा हो, इन कोरोनरी आर्टरी में एम्बुलेंस जाके ये फंस जाए, तो फिर क्या देखने को मिल सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, मसल के अंदर डैमेज देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऑक्लूजन होने की वजह से जो आपका हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, तो हार्ट की मसल जो होंगी वो डैमेज कर जाएंगी, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं हम बात करें वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की, तो वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का जो एग्जांपल है वो है पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। यानी वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है,
पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म देखने को मिलता है। यानी जो लंग्स होते हैं, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से हमें लंग्स में क्या देखने को मिल सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। क्यों? आपको पता है ये आपका हार्ट है ना, और ये क्या है आपका राइट ऑरिकल, और ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको पता है जितने भी सारी बॉडी ऑर्गन्स है उनसे वेन्स जनरेट होती हैं, और वेन्स ब्लड लेके कहां आती हैं, राइट ऑरिकल में आती हैं। कहां आती हैं? राइट ऑरिकल में आती हैं। राइट ऑरिकल से ये ब्लड कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाता है? लंग्स में जाता है। तो अगर कोई एम्बुलस यहां वेन्स में डेवलप हुआ होगा तो वो वेन्स से कहां गया होगा? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से कहां गया होगा? वो राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी होते हुए वो कहां पहुंचा होगा? यहां लंग्स में पहुंचा होगा। और लंग्स के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा? पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। यानी लंग्स के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा? इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो कोई भी एम्बुलस जो वेन्स में बनता है वो सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा के थ्रू राइट साइड में जाता है हार्ट के, वहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाता है? लंग्स में चला जाता है, और लंग्स में जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें लंग्स में क्या देखने को मिलता है? इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इतनी बात क्लियर है? इन दोनों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, किसको? सिस्टमैटिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को और पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को। तो अब बात करते हैं सिस्टमैटिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सिस्टमैटिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वो है जो कहां प्रोड्यूस होता है? आर्टेरियल सर्कुलेशन की वजह से। यानी ऐसा एम्बुलस जो किसमें प्रेजेंट है? आर्टेरियल सर्कुलेशन में प्रेजेंट है। अच्छा, आर्टेरियल सर्कुलेशन में प्रेजेंट है तो उसकी ओरिजिन कहां से हुई होगी? तो इसकी ओरिजिन होती है या तो हार्ट से या फिर खुद आर्टरीज से। आपको पता है कि आपके हार्ट के 4 चैम्बर है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, सॉरी राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आर्टरीज कहां से निकलती हैं? इस लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती हैं। तो एक तो ये चांसेस है कि इस हार्ट से एम्बुलस आया हो यहाँ पे, या फिर दूसरे चांसेस ये हैं कि इस आर्टरी के अंदर से डेवलप हुआ हो। तो बेसिकली कार्डियक या आर्टरियल दो चांसेस होता है। मेनली कहां से आता है? हार्ट से आता है। हार्ट में भी कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल से। जब लेफ्ट वेंट्रिकल की यानी लेफ्ट वेंट्रिकल यहां इसकी वॉल में कोई इंफेक्शन हो जाए, या फिर लेफ्ट आर्टरी में क्या देखने को मिले? डायलेशन देखने को, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में क्या देखने को मिले? डायलेशन देखने को मिले या फाइब्रिलेशन देखने को मिले। तो मेनली हार्ट से आता है 80%, और हार्ट में भी कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल से। ठीक है। अच्छा, यहां से आगे मान लीजिए आर्टरी में आगे, आर्टरी में आके ये क्या करते हैं? अब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव करते हैं ब्लड के साथ साथ। आर्टरी का जो ब्लड है वो जहां जहां जा रहा है उसके साथ मूव कर रहे हैं ये एम्बुलेंस, और मूव करके ये बेसिकली कहां सेटल होते हैं? या तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में सेटल होते हैं, यानी कि आपके जो लेग्स हैं उनकी जो आर्टरीज हैं उनमें जाके सेटल होते हैं, या फिर ब्रेन में जाके सेटल होते हैं। तो 75% तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में जाके सेटल होते हैं, 10% ब्रेन में जाके सेटल होते हैं, और जो बच्चे कुछ हैं वो या तो आपको इंटेस्टाइन, किडनी या स्प्लीन या फिर अपर एक्सट्रीमिटीज में सेटल होते हुए दिखते हैं। तो मतलब ये क्या हुआ कि मान लीजिए आर्टरी है, यहां से आर्टरी निकली है, कुछ ब्रेन के लिए जा रही है, कुछ लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए जा रही है, कोई अदर ऑर्गन के लिए जा रही है मान लीजिए, तो वहां ये क्या हो रहे हैं? ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। 75% कहां जा रहे हैं? 75% कहां जा रहे हैं? लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी लोअर आपके लेग्स में। 10% कहां चले जा रहे हैं? ब्रेन में। जो रिमेनिंग है वो कहां जा रहे हैं? अदर ऑर्गन्स में, लाइक इंटेस्टाइन, किडनी, स्प्लीन, अपर एक्सट्रीमिटीज वगैरह। और वहां जाके क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? ऑक्लूजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ऑक्लूजन प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा? जिन ऑर्गन्स में ये जो आर्टरीज हैं ये जिन ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर रही होंगी उनको प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएंगी इस ऑक्लूजन की वजह से। तो कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? कंसिक्वेंसेस ये होंगे कि उन ऑर्गन्स में क्या देखने को मिलेगा? इस्केमिया देखने को मिलेगा और इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। और गलती से ये ऑक्लूजन कहां देखने को मिल जाता है? अगर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में देखने को मिल जाता है तो पर्सन की क्या हो सकती है? सडन डेथ भी हो सकती है। ठीक है। तो ये तो हमने बात करी सिस्टमैटिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के बारे में। अब डिटेल में बात करते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के बारे में। तो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो ये किस तरह का एम्बोलिज्म है? ये वीनस थ्रोम्बोस वीनस सर्कुलेशन से जनरेट हुए एम्बोलिज्म की वजह से होता है। यानी जो वेन्स हैं उनमें जो एम्बुलेंस जनरेट होता है वो क्या करता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म करता है। बात समझ में आ गई? और ये सबसे फेटल, सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा डेडली है। जितने भी एम्बोलिज्म है उनमें सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा फेटल जो है वो ये वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। यानी ऐसा एम्बुलेंस जो वेन्स में जनरेट होते हैं और वेन्स से जनरेट होकर कहां जाते हैं? लंग्स में जाते हैं। इसलिए हम इनको बोल रहे हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ऐसा एम्बुलेंस जो कहां जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। लेकिन इसकी ओरिजिन कहां से होती है? वेन से, वीनस सर्कुलेशन से। वेन में भी ये 95% केसेस में ये जो एम्बुलेंस है ये कहां से जनरेट होते हैं? डीप वेन ऑफ लेग्स से। कहां से? डीप वेन ऑफ लेग्स से। तो ये आप देख रहे हैं ये लेग्स की वेन्स है। यहां पे क्या हो रहा है? ये थ्रोम्बस आपको दिख रहा होगा, ये थ्रोम्बस था, ये डिटैच हो गया तो किस में कन्वर्ट हो गया? एम्बुलेंस में। और जब ये डिटैच होकर एम्बुलेंस में कन्वर्ट हो गया तो ये वेन के थ्रू कहां जा रहा है? अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वीनस ड्रेनेज के थ्रू ये कहां चला जाएगा? राइट ऑरिकल में। क्योंकि आपके सारे बॉडी पार्ट से ब्लड अल्टीमेटली कहां आता है? राइट ऑरिकल में। तो ये कहां आएगा? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से फिर कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा? लंग्स में। और लंग्स में जाके क्या करेगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जो लंग्स की जो आर्टरीज हैं उनको क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो ये मान लीजिए हार्ट है,
हार्ट से जो ब्लड जाना था पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, वो लेफ्ट लंग और राइट लंग को जाना था। तो मान लीजिए पल्मोनरी आर्टरी है, और ये पल्मोनरी की आर्टरी की ब्रांच है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो मान लीजिए ये ब्लड है और यहां पे थ्रोम्बस ने क्या कर दिया, ऑक्लूजन कर दिया। थ्रोम्बस ने आके क्या कर दिया, ऑक्लूजन कर दिया। तो इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। और अगर ये जंक्शन पे देखने को मिलता है, पल्मोनरी आर्टरी के जंक्शन पे देखने को मिलता है, जहां पल्मोनरी आर्टरी बाइफरकेट करती है, तो ऐसे एम्बुलस को हम बोलते हैं सैडल एम्बुलस। क्या बोलते हैं, सैडल एम्बुलस। तो बेसिकली क्या होता है कि डीप वेन्स में ये बनता है एम्बुलस, वहां से फ्लो करके कहां जाता है, वीनस ड्रेनेज के थ्रू, यानी इंफीरियर वीना कावा के थ्रू कहां जाता है, राइट साइड ऑफ हार्ट में जाता है, वहां से राइट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाता है, लंग्स में जाता है, और लंग्स की जो आर्टरीज होती हैं उनको क्या करता है, ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिलता है, और लंग्स में क्या देखने को मिलता है, इन्फाक्शन देखने को मिलता है। इसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो इस लंग्स के जो लोअर लोब होता है वहां चले जाते हैं, और वहां जाके क्या करते हैं, ऑक्लूजन क्रिएट करते हैं। तो जो लोअर लोब होता है लंग्स का, वो भी क्या होता है, डैमेज होता है ड्यू टू दिस। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। किन किन लोगों के अंदर ज्यादा रिस्क होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के। तो वो पेशेंट जो लॉन्ग टाइम से बेड रिडन है किसी भी रीजन की वजह से, लाइक हिप फ्रैक्चर। तो जब वो बेड रिडन होते हैं तो उनके जो लेग्स होते हैं वो इस तरीके से होता है, लेटे हुए इनके इस तरीके से लेग्स है। तो ब्लड जो होता है उसमें स्ट्रेसेस देखने को मिलती है, ब्लड रुका हुआ रहता है, उसका बैक फ्लो होने में दिक्कत होती है। स्ट्रेसेस होने की वजह से जो प्लेटलेट्स हैं वो नीचे सेटल करती हैं, नीचे सेटल करती है तो थ्रोम्बस बनाती हैं। थ्रोम्बस फिर क्या होता है, डिटैच होता है तो वो एम्बुलस बनाता है, और फिर ये एम्बुलस कहां चला जाता है, हार्ट में चला जाता है, और फिर हार्ट से लंग्स में चला जाता है। दूसरा जो कॉज हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, वो हो सकता है हाइपरकोएगुलिटी। आपका जो ब्लड है वो ज्यादा ही क्लॉट कर रहा है, ज्यादा ही थ्रोम्बस बना रहा है, ज्यादा ही एम्बुलस बना रहा है। तो उसके रीजन हो सकते हैं जेनेटिक फैक्टर या एक्वायर्ड फैक्टर, यानी म्यूटेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर ओबेसिटी, सर्जरी या कैंसर या प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा देखने को मिल सकता है। हाइपरकोएगुलिटी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से एम्बुलस का फॉर्मेशन हो सकता है। अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, पैथो फिजियोलॉजिकल चेंजेस और उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। तो क्या रिजल्ट होंगे, क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, ये तो डिपेंड करेगा कि जो ऑक्लूजन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लंग्स के अंदर, जो ऑक्लूजन प्रोड्यूस हो रहा है, लंग्स की जो आर्टरीज है उनके अंदर जो ऑक्लूजन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना ऑक्लूजन प्रोड्यूस हो रहा है। उन्होंने ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से रोक दी है, थोड़ी बहुत रोक दी है, या फिर उस ऑक्लूजन की लोकेशन क्या है, या जो ये एम्बुलस है इनका नंबर क्या है। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे, पर्सन को कितना चेस्ट पेन होगा, पर्सन का जो लिवर है वो कितना, सॉरी लंग्स, पर्सन के लंग्स कितने डैमेज होंगे, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक्सटेंट ऑफ पल्मोनरी ऑक्लूजन क्या है, उस ऑक्लूजन की लोकेशन क्या है, और जो एम्बुलेंस है उनका नंबर क्या है। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लॉकेज है, कंप्लीट ब्लॉकेज है, तो ये सीवियर हो सकता है, फेटल हो सकता है, और पर्सन की डेथ हो सकती है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिल सकता है, पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होगी, चेस्ट में पेन होगा, कफिंग होगी, और कफिंग में ब्लड आएगा साथ। दूसरी बात, आपको पता है कि जो एम्बुलेंस है वो वेन में क्रिएट हुआ था, वेन से क्या था हार्ट में, हार्ट से क्या था लंग्स में, यानी हार्ट में भी हो रहा है, तो वो हार्ट में भी क्या कर सकता है, एक्यूट राइट हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है। इस केस में पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। अब हमें दो चीज और आपको क्रिस्टल क्लियर करनी है कि एम्बुलस और एम्बोलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। एम्बुलस का मतलब क्या था कि ये मान लीजिए कोई इंट्रावेस्कुलर मास था, ये मान लीजिए क्या था, कोई इंट्रावेस्कुलर मास था, और ये इंट्रावेस्कुलर मास ब्लड के साथ किसी ब्लड वेसल में मूव कर रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्बोलिज्म। क्या बोलते हैं, एम्बोलिज्म, सॉरी एम्बोलिज्म। क्या बोलते हैं, एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो अब एम्बोलाइजेशन का क्या मतलब होता है, एम्बोलाइजेशन, एम्बोलाइजेशन। तो एम्बोलिज्म तो मैंने आपको बता दिया कि ये इंट्रावेस्कुलर मास है, ये ब्लड के साथ मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्बोलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बोलिज्म बोलते हैं। अब एम्बोलाइजेशन का क्या मतलब है, एम्बोलाइजेशन का क्या मतलब है, तो एम्बोलाइजेशन का मतलब होता है कि हम जानबूझ के क्या कर रहे हैं, किसी एम्बोलिक एजेंट को किसमें डाल रहे हैं, ब्लड वेसल में डाल रहे हैं। यानी हम जानबूझ के किसी एम्बोलिक एजेंट को कैथेटर के थ्रू किसी ब्लड वेसल में डाल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी एरिया में क्या हो, ब्लड फ्लो की क्या हो, डेफिशिएंसी हो। तो हम किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए कैंसर वाला एरिया, मान लीजिए इस एरिया में यहां पे कैंसर हो रहा है, कैंसर जनरेट हो रहा है, और यहां पे ये आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है। हम चाहते हैं कि ये ऑक्लूजन कर दे यहां, तो हमने आर्टिफिशियल बाहर से कुछ एम्बोलिक एजेंट डाले ताकि इस कैंसर वाले पार्ट में क्या हो, ब्लड सप्लाई रुक जाए। तो हम अगर किसी एम्बोलिक एजेंट को बाहर से डालते हैं कैथेटर के थ्रू ब्लड वेसल के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सप्लाई को रोकने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।